पुराने ज़माने की बात है। बगदाद में एक लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। इसके पास एक जादुई चिराग था। वो इस चिराग को जब भी रगड़ता तो एक जिन हाजिर हो जाता। अलादीन उसे जो भी हुक्म देता वो इसे पूरा करता। अफ्रीका के एक जालिम जादूगर को इस चिराग के बारे में पता चला। उसका नाम सामरी जादूगर था। वो अक्सर सोचता रहता कि किस तरह अलादीन से वो इस चिराग को हासिल कर ले ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाए, लेकिन उसे कोई तरकीब समझ नहीं आती थी। एक रोज सामरी जादूगर को पता चला कि अलादीन तिजारत की गर्ज से दूसरे मुल्क जा रहा है। सामरी जादूगर ने भी इस काफले में शामिल होने का फैसला किया ताकि किसी तरह अलादीन से वो चिराग चुरा सके। उसने एक बूढ़े शख्स का रूप धारा और काफले के सरदार के पास पहुंच गया और कहा, सुना है तुम काफला लेकर दूसरे मुल्क जा रहे हो। हाँ, क्या तुम भी जाना चाहते हो? सरदार ने पूछा। हाँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं एक ताजिर हूँ और तिजारत की गर्ज से अपना सामान लेकर जाऊंगा, सामरी जादूगर ने जवाब दिया। काफले के सरदार ने बोला, ठीक है, आज रात आप अपना साजो सामान ले आएं। कल सुबह काफला रवाना हो जाएगा। अगली सुबह सामरी जादूगर गधों पर सामान लादकर काफला में शामिल हो गया। कुछ देर बाद काफला रवाना हो गया। सामरी जादूगर ने अपने गधों को अलादीन के गधों के पीछे रखा था ताकि अलादीन से बातचीत कर सके। उसने अलादीन से कहा, ए नौजवान, क्या तुम ताजिर हो? हाँ, मैं भी तिजारत करता हूँ, अलादीन ने जवाब दिया। तुम अभी बहुत छोटे हो। मेरा ख्याल है कि तुम तिजारत के तमाम असूलों से पूरी तरह वाकिफ नहीं होगे। मैंने अपनी सारी जिंदगी तिजारत करते हुए गुजार दी है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के वाक़यात तुम्हें सुनाऊं ताकि तुम उससे रहनुमाई हासिल कर सको। सामरी जादूगर ने हमदर्दी वाले लहजे में अलादीन को ये बात कही। अलादीन को उसकी बातें पसंद आई। उसने सामरी जादूगर से कहा, ए बुजुर्ग, तुम एक नेक दिल इंसान हो। अगर तुम तिजारत के बारे में बताओगे तो मैं आपके तजर्बे से फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करूंगा ताकि मुझे भी तिजारत में ज्यादा फायदा पहुंच सके। ठीक है, अब हम साथ रहेंगे। ये बताओ कि तुम सामान में क्या क्या लेकर जा रहे हो? सामरी जादूगर ने अलादीन से पूछा। मैं कुछ कपड़े और खुश्क मेवे लेकर जा रहा हूँ, अलादीन ने जवाब दिया। सामरी जादूगर ने इस हवाले से उसे कुछ ऐसे मशवरे दिए जिससे अलादीन बहुत खुश हुआ। यूं उनकी बातचीत का सिलसिला चलता रहा और रात हो गई। काफले ने एक जगह पड़ाव डाला। ये जंगल था, इसलिए काफले के इतराफ में एक दायरे की सूरत में आग रोशन कर ली गई ताकि जंगली जानवरों से महफूज रहा जाए। सब लोग सो गए तो सामरी जादूगर मोहतात अंदाज में उठा और अलादीन के सामान में इसका जादुई चिराग तलाश करने लगा। इस दौरान काफला के सरदार की आंख खुल गई। उसने सामरी जादूगर से कहा, ए बुजुर्ग ताजिर, तुम क्या कर रहे हो? सामरी जादूगर ने जरा खांसी करते हुए उससे जवाब दिया, मुझे खांसी का जोर हो रहा था, इसलिए अगर मैं कुछ खजूरें या अंजीर वगैरह खा लूं तो मुझे आराम आ सकता है। बस अलादीन के सामान में से वो ही चीजें देख रहा था। सरदार और सामरी जादूगर की बातें सुनकर अलादीन की भी आंख खुल गई। उसने सामरी जादूगर की बातें सुन ली थी। वो उससे बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपने मुझे जगा लिया होता तो मैं आपको सारी चीजें दे देता। सामरी जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारी नींद खराब करना मुनासिब नहीं समझता था। अलादीन ने कहा, अच्छा आप बैठे, मैं आपको सारी चीजें देता हूँ। सामरी जादूगर बैठ गया। अलादीन ने उसे कुछ खजूरें, अंजीर और दीगर मेवाजात दिए जिन्हें खाकर सामरी जादूगर लेट गया। उसे सरदार की आंख खुल जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगली रात फिर काफले ने पड़ाव डाला और सब लोग सो गए तो सामरी जादूगर फिर एहतियात से उठा और उस रात वो अलादीन के सामान में से चिराग निकालने में कामयाब हो गया। वो बहुत खुश हुआ और तेज तेज कदमों से जंगल की जानिब चल पड़ा। वो जल्द अज जल्द काफले से दूर हो जाना चाहता था। काफी दूर आने के बाद उसने मंत्र पढ़ा तो एक जिन हाजिर हो गया। सामरी जादूगर जिन पर सवार हो गया और उसे घर चलने का हुक्म दिया। जिन ने जरा देर में उसे उसके घर पहुंचा दिया। सामरी जादूगर ने अलादीन का चिराग जमीन पर रगड़ा तो जिन हाजिर नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हुआ। उसने कई मर्तबा चिराग रगड़ा, लेकिन जब जिन हाजिर ना हुआ तो सामरी जादूगर समझ गया कि उसे कोई गलती हो गई है। ये वो जादुई चिराग नहीं है। उसने एक बार मंत्र पढ़ा और अपने जिन को हाजिर किया और इसकी पीठ पर बैठकर सवार हुआ और उसे हुक्म दिया कि वो जंगल में जहां से उसे लेकर आया था वहीं पर पहुंचा दे। जिन उड़ने लगा और जरा सी देर में जंगल में उतर गया। सामरी जादूगर जिन के ऊपर से उतरा तो जिन गायब हो गया। सामरी जादूगर तेज तेज कदमों से चलने लगा और जल्द ही काफले वालों के पास पहुंच गया।
सब लोग सो रहे थे। सामरी जादूगर ने अलादीन का चिराग वापस करके उसके सामान में रख दिया। उस वक्त सरदार की आंख खुल गई। उसने सामरी जादूगर को खड़े देखा तो बोला, क्या आज फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? सामरी जादूगर ने जवाब दिया, हाँ, कुछ सांस का मसला है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही, इसलिए उठकर टहल रहा था। सरदार इसे बातें करने लगा और फिर जब सामरी जादूगर को अंदाजा हो गया कि अब सरदार बहुत देर तक नहीं सोएगा तो वो भी लेट गया। उसने सोचा कि अब अगली रात वो अलादीन का चिराग तलाश करेगा, क्योंकि आज सरदार जाग रहा है। सुबह उठकर काफिला फिर रवाना हो गया। सामरी जादूगर को रात होने का बेचैनी से इंतजार था। बिलाखिर रात हो गई। काफिले ने पड़ाव डाला, आग रोशन कर ली गई और सब लोग सो गए। सामरी जादूगर एक बार फिर उठा। उसने अलादीन के सामान में चिराग तलाश करना शुरू कर दिया। उसे जब चिराग ना मिला तो वो परेशान हो गया। वो अब भी चिराग तलाश कर रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे से अलादीन की आवाज आई। तुम क्या तलाश कर रहे हो? सामरी जादूगर ने पलट कर देखा तो अलादीन और काफिले का सरदार उसके पीछे खड़े थे। वो बोला, मैं कुछ खजूरें तलाश कर रहा था। देखो मकार बूढ़े, कल जब तुम चिराग लेकर चले गए थे तो मुझे पता चल गया था कि तुम मेरा चिराग हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैं बेफिक्र था क्योंकि तुम जिस जादुई चिराग की तलाश में थे वो तुम्हें नहीं मिल सका था। तुम मायूस होकर वापस आए और चिराग मेरे सामान में रखकर सो गए। सुबह जब मैंने सरदार को सारी बात बता दी, हमने फैसला किया कि अगर तुमने आज रात फिर मेरे सामान की तलाशी ली तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। अलादीन ने उससे ये कहा, यह झूठ है। मैं तो तुम्हारा चिराग लेकर एक भेड़िए को मारने गया था जो काफिले में घुसकर काफिले वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे उठने पर वो भाग गया था। मैं उसे तलाश करने के लिए उसके पीछे भागा था। मैंने सोचा था कि वो चिराग जंगल में ले जाकर जला लूंगा। सामरी जादूगर ने झूठ बोला। अलादीन ने अपने लिबास में से अपना जादुई चिराग निकालकर कहा, मेरे चिराग को हासिल करने के लिए बहुत लोग कोशिशें करते रहते हैं, इसलिए इसे साथ रखा है ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो इसे रोशन कर सकूं। अब रही ये बात कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच, तो वो भी अभी पता चल जाएगा। अलादीन ने अपना चिराग जमीन पर रगड़ा और चंद लम्हों में एक खौफनाक जिन कहका लगाते हुए हाजिर हो गया। उसने अलादीन से कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? ये बताओ कि इस बूढ़े ने कल मेरा चिराग क्यों मेरे सामान से निकाला था? अलादीन ने जिन से पूछा। जिन बोला, आका, ये मकार बूढ़ा एक जादूगर है, इसका नाम सामरी जादूगर है। ये इस काफिले में भेस बदलकर इसलिए शामिल हुआ था कि आपका जादुई चिराग तलाश कर सके। कल ये आपका आम चिराग चुराकर अपने घर ले गया और इसे रगड़ा, लेकिन जब इसमें से कोई जिन हाजिर ना हुआ तो ये वापस आ गया। जिन ने ये सब बातें अलादीन को बता दी। अलादीन ने सामरी जादूगर की तरफ देखकर कहा, देखा तुमने, जिन ने तुम्हारी असलियत बता दी। सामरी जादूगर बोला, ये झूठ है। सरदार ने गुस्से से सामरी जादूगर से कहा, बकवास मत करो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अलादीन ने उससे ये कहा, ऐ नौजवान, इस जादूगर को सख्त से सख्त सजा दो ताकि ये आइंदा ऐसी जुर्रत ना कर सके। सरदार ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। काफिले के सारे लोग जाग चुके थे। सरदार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि सामरी जादूगर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कई लोगों ने कहा कि सामरी जादूगर को मौत की सजा दी जाए। अलादीन खड़े होकर काफिले वालों से बोला, मैंने इस जादूगर के लिए एक और सजा तजवीज़ की है। वो ये कि यहाँ से बहुत दूर बंगाल में एक कुआं है जहाँ कई लोगों को सजा के तौर पर उल्टा लटका दिया गया है। अगर आप लोग मुत्तफिक हों तो मैं अपने जिन के जरिए इस जादूगर को भी इस कुएं में उल्टा लटकवा दूंगा। सब लोगों ने अलादीन की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। अलादीन ने अपने जिन को हुक्म दिया कि वो सामरी जादूगर को बंगाल ले जाए और वहां कुएं में उल्टा लटका दे। सामरी जादूगर गिड़गिड़ा कर माफिया मांगने लगा। जिन ने उसे अपने हाथों में दबोचा और फजा में उड़ता हुआ बंगाल की तरफ रवाना। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क में एक खूबसूरत सुनहरी बालों वाली औरत रहती थी। वो औरत बहुत गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही थी। अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा अता किया। इस औरत ने अपने बेटे का नाम हमून रखा। हमून दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पैदाइशी तौर पर दुनिया की बहुत सी जुबानें बोल सकता था। लोगों की आंखों में देखकर उसके जहन में मौजूद ख्यालात जान लेता था, और सबसे बढ़ के ये कि हमून जादू भी जानता था और वो जादू के जरिए अपने आप को मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर लेता था। एक दिन इस मुल्क का बादशाह फौत हो गया। मुल्क में बादशाह के मरने का शोक किया गया। कुछ दिन बाद लोगों ने अपने लिए नया बादशाह चुनने का ऐलान किया और हमून को कहा कि नया बादशाह बनाने के सिलसिले में उनकी मदद करे। इस मुल्क में एक नौजवान रहता था। उसका नाम बरजीस था।
برجیس ذہین اور بہادر نوجوان تھا اور ملک کی روایت کے مطابق اس کو جلد ہی بہت بڑا اعزاز ملنے والا تھا۔ ہامون نے بادشاہ بننے کے امیدواروں کا جائزہ لیا تو اس کو ان میں برجیس نظر نہ آیا۔ ہامون چاہتا تھا کہ برجیس جیسا ذہین اور بہادر نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن جائے تاکہ وہ رایا کے کام آ سکے۔ ہامون کو معلوم تھا کہ اگر اس نے برجیس کو بادشاہ بنانے کا اعلان کیا تو بادشاہت کے دوسرے امیدوار اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے ہامون نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کا انتخاب کل ہوگا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ شہر کے وسطی چوک میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اسے اس کی جگہ سے کسی بھی طرح ہلانا ممکن نہ تھا۔ پتھر کے عین درمیان میں ایک تلوار اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا آدھا حصہ پتھر کے اندر تھا جبکہ بقیہ حصہ اور دستہ پتھر سے باہر تھا۔ لوگ حیران کن نظروں سے اس پتھر کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ پتھر کہاں سے اور کیوں کر آیا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی کی نظر تلوار کے پاس لکھے ان الفاظ پر پڑی: جو شخص اس تلوار کو پتھر سے نکالے گا وہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ اس عبارت پر نظر پڑتے ہی لوگوں نے اپنی قسمت آزمائی شروع کر دی۔ سب لوگ اپنا زور آزما چکے مگر تلوار اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ ہامون نے دیکھا کہ برجیس ان لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ اس نے فوراً ایک آدمی کو بھیج کر برجیس کو بلوا لیا۔ تمام لوگ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس تلوار کو کون نکال سکتا ہے۔ ادھر ہامون نے برجیس کو کہا: نوجوان، جاؤ اور اللہ کا نام لے کر تلوار نکال لاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور برجیس پتھر کے قریب گیا۔ اس نے ایک ہی ہاتھ سے تلوار کا دستہ پکڑا اور اللہ کا نام لے کر تلوار کھینچ کر پتھر سے باہر نکال دی۔ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور برجیس بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ لوگ خوشی خوشی نعرے لگانے میں اتنے مگن تھے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو سکا وہ بڑا پہاڑ جیسا پتھر اپنی جگہ سے غائب ہو چکا ہے۔ ہامون بہت خوش تھا کہ برجیس جیسا ذہین نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہے۔ دراصل وہ پتھر ہامون ہی جادو کے زور سے وہاں لایا تھا اور اس میں تلوار پیوست کر دی تھی، اور پھر جب سب لوگ تلوار نکالنے میں ناکام ہوئے تو اس نے جادو کے پتھر کو حکم دیا کہ برجیس کے ہاتھ لگاتے ہی تلوار کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد برجیس کی رسم تاج پوشی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ برجیس کے بادشاہ بننے کے کچھ دن بعد ہامون ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر پانی کے چشمے کے پاس بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کا نام سوسن تھا۔ سوسن نے اپنے نام کی مناسبت سے آسمانی رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ ہامون نے سوسن کو دیکھا تو اس کے قریب جا کر اسے اپنا تعارف کروایا۔ سوسن ہامون جادوگر سے مل کر بہت خوش ہوئی اور بولی: کیا تم مجھے جادو سکھا سکتے ہو؟ ہامون نے سوسن کو کچھ جادو سکھائے۔ جب ہامون نے اسے جادو کے ذریعے سمندر یا دریا کے پانی پر چلنے کا طریقہ بتایا تو سوسن بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد سوسن نے ہامون جادوگر سے کہا وہ جادو کے ذریعے اس جنگل میں ایک محل بنا دے۔ ہامون جادوگر نے اپنی جادو کی چھڑی لہرائی اور جادو کے الفاظ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ ایک انتہائی خوبصورت محل کے سامنے کھڑے تھے۔ سوسن اتنا خوبصورت محل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہامون جادوگر اور سوسن محل کے اندر چلے گئے۔ ہامون جادوگر نے سوسن سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو سوسن نے کہا: ٹھیک ہے، میں تم سے ایک شرط پر شادی کرنے کو تیار ہوں، وہ یہ کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ اس محل میں رہو گے اور میری مرضی کے بغیر باہر نہیں نکلو گے۔ ہامون جادوگر نے سوسن سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر محل سے باہر نہیں جائے گا اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سوسن نے ہامون جادوگر کے سکھائے ہوئے جادو کے ذریعے محل کے گرد ایک حصار قائم کر کے اس کو محل میں قید کر دیا اور محل سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہ دی۔ ہامون جادوگر بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کی آزادی چھن چکی تھی اور اب اس کا کوئی جادو بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ سوسن آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا: ہامون، تم کس بات پر پریشان ہو؟ اتنے اداس کیوں رہتے ہو؟ تم نے اپنی خواہش پر ہی تو مجھ سے شادی کی تھی۔ ہامون جادوگر بولا: وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تم نے میری آزادی چھین لی ہے، یہاں تک کہ اب میرا جادو بھی کام نہیں کرتا۔ سوسن نے کہا: ٹھیک ہے، آج کے بعد تم جادو کا عمل کر سکتے ہو، لیکن اس محل سے باہر نہ تمہیں جانے کی اجازت ہے نہ تم جادو کے ذریعے جا سکو گے۔ کچھ عرصہ بعد اس جنگل سے ایک گھوڑ سوار شخص کا گزر ہوا تو اس نے دھواں اٹھتے دیکھا۔ اس دھوئیں سے آواز آئی: برجیس بادشاہ کو جا کر کہنا کہ تمہارا دوست ہامون تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہے۔ اس کو ایک جنگلی لڑکی نے قیدی بنا لیا ہے۔ اب تم کبھی اپنے دوست کو نہیں مل سکو گے۔
घोड़ सवार शख्स ने बर्जीस बादशाह को जाकर इस पुरअसरार आवाज के बारे में बताया। बर्जीस बादशाह ने फौरन अपने चंद खास नौजवान लिए और घोड़सवार के बताए हुए रास्ते पर चल दिया। महल में जाकर उसने सौसन को गिरफ्तार कर लिया और अपने मोहसिन हमून जादूगर को उसके चुंगल से रिहाई दिलाई। हमून जादूगर ने बर्जीस बादशाह का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ वापस शहर लौट आया। प्यारे बच्चों, गुड़िया एक खूबसूरत लड़की थी। उसके माँ बाप फौत हो चुके थे और वो अपने चचा के घर रहती थी। गुड़िया के चचा का घर एक छोटे से कस्बे में था और ये कस्बा एक ऐसी जगह पर था जहाँ शुमाल और जुनूब से आने वाली हवाएं टकराती थीं। गुड़िया के चचा निहायत रहमदिल इंसान थे। उनके घर में कोई छोटा बच्चा ना था जिसके साथ गुड़िया खेल सकती। यही वजह थी कि चचा और चची के बेहद लाड प्यार के बावजूद गुड़िया अक्सर उदास रहती थी। उनके घर एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम था टॉमी। गुड़िया अक्सर अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलती और खुश होती रहती थी। एक दिन सुबह के वक्त गुड़िया अपने पालतू कुत्ते के हमरा घर से बाहर निकली। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि अचानक आसमान का रंग गहरा हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले कि गुड़िया अपने घर वापस आती, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ने लगी है। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो और उसका पालतू कुत्ता टॉमी एक बिल्कुल अलग दुनिया में मौजूद हैं। यहाँ पर उसे हर तरफ फलों से भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूलों से लदे पौधे नजर आए। और फिर अचानक एक औरत उसके सामने आई और बोली, मैं तुम्हें बंगाल के जादूगर के देश में खुशामदीद कहती हूँ। गुड़िया ने औरत से पूछा, तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ? औरत ने गुड़िया को बताया कि तुम हवा के साथ उड़ती हुई एक बहुत ही खतरनाक बंगाल के जादूगर के देश में पहुंच चुकी हो और अब यहाँ से वापस जाना निहायत मुश्किल है। गुड़िया ये सुनकर परेशान होगी। औरत ने गुड़िया को जूते देते हुए कहा, ये जादू के जूते हैं, तुम ये पहन लो, शायद आने वाली मुश्किलात में ये तुम्हारा साथ दे सकें। गुड़िया जूते पहनकर एक तरफ चल पड़ी और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बोना मिला। गुड़िया के पूछने पर बोना बोला, मैं बंगाल के जादूगर को मिलना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बहादुरी का अंदाजा लगा सकूं। गुड़िया और बोना दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक शेर नजर आया, वो भी उसी रास्ते पर जा रहा था। इन दोनों के पूछने पर शेर ने बताया कि वो भी बंगाल के जादूगर से मिलना चाहता है ताकि वो अपनी ताकत आजमा सके। अब तीनों ने इकट्ठे सफर करना शुरू किया। कुछ दूर आगे जाकर उन्हें एक और शख्स मिला। उसने बताया कि वो बंगाल के जादूगर के पास जाकर अपनी अकल आजमाना चाहता है। अब चारों इकट्ठे होकर बंगाल के जादूगर के किले की जानिब चल पड़े। उनके साथ गुड़िया का कुत्ता टॉमी भी था। और फिर जब उनका सामना बंगाल के जादूगर से हुआ तो उसने खौफनाक जानवर उनकी तरफ भेजा, लेकिन बोना जो कि अपनी बहादुरी आजमाना चाहता था उसने आगे बढ़कर इस जानवर का खात्मा कर दिया। अब बंगाल के जादूगर ने एक गोरीला उन्हें खत्म करने के लिए भेजा। उसके साथ मुकाबला के लिए शेर आगे बढ़ा और फिर अपनी ताकत को आजमाते हुए उसे मार भगाया। फिर अचानक बंगाल के जादूगर की बीवी इन्हें नजर आई। अक्लमंद शख्स के कहने पर गुड़िया ने करीब पड़े गंदे पानी से भरी बाल्टी उठाकर बंगाल के जादूगर की बीवी पर पानी फेंक दिया और फिर इससे पहले कि बंगाल के जादूगर की बीवी को संभलने का मौका मिलता, गुड़िया ने आगे बढ़कर जल्दी से उसके सर पर से स्कार्फ उतार कर अपने सर पर पहन लिया। स्कार्फ छिन जाने के बाद बंगाल का जादूगर और उसकी बीवी दोनों बेबस हो चुके थे क्योंकि अब उनकी असल ताकत खत्म हो चुकी थी। गुड़िया जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी और वो सोचने लगी कि इस अजनबी देश से अपने घर कैसे जाए। फिर अचानक उसके जहन में जादुई जूतों का ख्याल आया। उसने जूतों को हुक्म दिया, मुझे और मेरे कुत्ते टॉमी को घर पहुंचा दो। फिर पलक झपकते ही वो अपने घर पहुंच गई और हंसी खुशी अपने चचा और चची के साथ रहने लगी।